हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज बात करने वाले हैं दोस्तों एनवीएस में जो लैब अटेंडेंट का बहाली आया हुआ है उसके बारे में। ठीक है, इसके बारे में पूरा जानकारी मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे होगा, अंतिम तिथि, एग्ज़ाम फीस, सब कुछ में जानेंगे। ये नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा वैकेंसी जो आया हुआ है उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर आया है केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय संगठन, इन दोनों का ना नोटिफिकेशन इस बार साथ में आया हुआ है। दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जाता है दोस्तों। एनवीएस लैब अटेंडेंट के बहाली जो आया था पिछली बार, जो रद्द हो गया था, कैंसिल हो गया था, फिर से अभी आया हुआ है। ठीक है, यह उसका पूरा डिटेल्स है। यहाँ पर ये देखिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। ये तीनों में से कहीं पे भी जाइएगा, आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम आते हैं दोस्तों, बात करते हैं सीट की कि किस में कितना सीट है, कैटेगरी वाइज सारा चीज़। यहाँ पर बहुत सारा पोस्ट है जिसमें आया हुआ है, लेकिन हम लोग इसमें केवल और केवल लैब अटेंडेंट की बात करने वाले हैं। लैब अटेंडेंट दोस्तों है नॉन टीचिंग पोस्ट में आता है, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं नंबर 3 में लैब अटेंडेंट का पोस्ट जो है। यहाँ पर टोटल वैकेंसी कैटेगरी वाइज दिया गया है कि अनरिजर्व में है 178 को, ईडब्ल्यूएस में है 16 को, ओबीसी जो एनसीएल में आते हैं उनके लिए 33 गो है, एससी में 28 गो है, एसटी में 10 गो है। इस तरह से दिया हुआ है आपको। टोटल 176 या 178 पोस्ट है जिसमें ये वैकेंसी आया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि क्या क्या इसमें, यदि इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों फॉर लैब अटेंडेंट के लिए, तो यहाँ पर दिया गया है क्वालिफिकेशन की 10th क्लास पास होना चाहिए विथ ए सर्टिफिकेट या डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। यानी कि यहाँ पर दिया गया है कि आपको 10 प्लस डीएमएलटी होना चाहिए। हालांकि ये क्वालिफिकेशन ही गलत है। 10th के बाद डीएमएलटी नहीं होता है, 12 के बाद होता है डीएमएलटी। ठीक है, अगर ये नहीं है आपके पास तो आपको 12 का पास होना चाहिए साइंस से। बाकी आप कोई दिक्कत नहीं है, भर सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। इसके लिए पे स्केल भी दिया हुआ है। लेवल 1 का पे स्केल है 18,000 से 56,900 तक पेमेंट यहाँ पर रखा गया है। नॉट एक्साइडिंग 30 ईयर यहाँ पर एज दिया गया है कि आपको 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें आप एज रिलैक्सेशन लगा सकते हैं। इसके लिए मिनिमम एज जो है कि 18 ईयर्स रखा गया है। और अगर एज रिलैक्सेशन लगा करके देखेंगे तो आपको शेड्यूल कास्ट जो होते हैं एससी में उनको 5 साल एज रिलैक्सेशन मिलता है, और जो ओबीसी एनसीएल में आते हैं उनको 3 साल मिलता है। वोमेन किसी भी कैटेगरी के हों उनको 10 साल का छूट मिलेगा। ठीक है, रेगुलर जो एनवीएस के एम्प्लॉय होंगे उनको यहाँ पर 5 साल का छूट मिलेगा। जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको यहाँ पर, और ओबीसी और एससी एसटी के लिए 10 साल और 8 साल छूट रखा गया है। ये तो हो गया दोस्तों एज रिलैक्सेशन के बारे में। अब यहाँ पर आएंगे तो बात करेंगे यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के भी देख लीजिए कि ईडब्ल्यूएस में जो आते हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में, उसके लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए। यहाँ पर 4-5 तरह के क्राइटेरिया है आपको जो कि होना चाहिए। सालाना वेतन जो है जैसे कि फैमिली का ग्रोस एनुअल मतलब सालाना होता है 8 लाख से कम होना चाहिए, और 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड एंड एबव रेसिडेंशियल फ्लैट 1000 से नीचे, और रेसिडेंशियल प्लॉट 100 स्क्वायर फीट से यार्ड। मतलब ये पूरा दिया हुआ क्राइटेरिया आपको पढ़ लेना है अच्छे से। अगर इस कैटेगरी में आते हैं तो आप ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल हैं यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन का। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, मोड ऑफ सिलेक्शन में 2 गो एग्ज़ाम होगा इसमें। फर्स्ट जिसको TRE1 कहते हैं और TRE2, 2 गो एग्ज़ाम होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आएंगे तो दिया हुआ है, नीचे आएंगे तो आपको दिया हुआ होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है KVS में लैब अटेंडेंट और MTS के लिए कि देयर विल नाइदर भी इंटरव्यू और नॉर स्किल। मतलब इसमें ना ही इंटरव्यू होगा और ना ही स्किल टेस्ट। आपको जो है सिलेक्शन बेसिस पे होगा। मेरिट लिस्ट फॉर द दिस पोस्ट प्रिपेयर्ड फॉर द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन टायर 2। टायर 2 में जितना आप मार्क्स लाएंगे उसके बेसिस पर आपको यहाँ पर सिलेक्शन दिया जाएगा। TRE जो 1 होगा वो केवल और केवल क्वालिफिकेशन के लिए होगा। क्वालिफिकेशन मार्क्स उसमें आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, अब टायर 1 में क्या क्या होगा, टायर 2 में क्या क्या होगा, वो यहाँ पर दिया हुआ है कि टायर 1 में जो होगा आपको 100 प्रश्न रहेंगे और यहाँ पर इतना सारा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, वो है। और ये है MTS के लिए, स्टाफ जो है NVS में आते हैं उनके लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर इतना इतना टायर 1, टायर 2, टायर 3
मतलब पार्ट में करके क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, समझ गए ना। कि फर्स्ट पार्ट में जैसे कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट में देख लीजिएगा तो उसमें फर्स्ट पार्ट में जो रहेगा जीएस और करंट अफेयर 20 मार्क्स से रहेगा, 20 को क्वेश्चन रहेगा, 60 मार्क्स से रहेगा। ठीक है, इसी तरह आपको बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन के लिए 40 क्वेश्चन रहेगा और 120 मार्क्स का रहेगा, यानी ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। और इसमें 1/3 का निगेटिव मार्किंग किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक बात और डाल लीजिए कि दोस्तों, यहाँ पर जो एमटीएस का क्वेश्चन जो होगा और लैब अटेंडेंट का, उसके में लिए आपको बाईलिंगुअल क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, मतलब हिंदी में भी और इंग्लिश में भी यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर कि। और एक बात और, अगर किसी को, हालांकि लैब अटेंडेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो लैब अटेंडेंट में जो लोग भरेंगे वो तो केवल एनवीएस में ही आया हुआ है, लेकिन अगर कोई एमटीएस में भरेंगे उनको कन्फ्यूजन है, तो आप समझ लीजिए कि आप केवीएस में भरें या एनवीएस में भरें। अगर किसी भी पोस्ट में एमटीएस के लिए भरते हैं, दोनों के लिए, तो आपको किसी एक ही के लिए पेमेंट करना होगा, दोनों के लिए अलग अलग पेमेंट नहीं करना होगा। टायर 2 के लिए समझ गए दोस्तों, टायर 2 के लिए 100 को क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, यानी टोटल 300 क्वेश्चन रहेगा, जो कि फुली ऑब्जेक्टिव रहेगा। अब आता है टीयर 2 के। टीयर 2 में क्या होगा कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 60 को दिया जाएगा और डिस्क्रिप्शन 10 को दिया जाएगा, यानी टोटल 70 को क्वेश्चन रहेगा। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा वो तो 1-1 नंबर का रहेगा, लेकिन डिस्क्रिप्टिव जो रहेगा वो एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का रहेगा, यानी 40 मार्क्स रहेगा। तो टोटल यहाँ मिला करके हो जाता है 100 मार्क्स, यानी 70 को क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का क्वेश्चन आपको रहेगा। और यहाँ पर टाइम की बात करें तो 2.5 घंटा टाइम आपको दिया जाएगा, ये सभी के लिए अप्लीकेबल है। ठीक है, और यहाँ पर बात कर लेंगे दोस्तों कि पेमेंट वगैरह कितना लग रहा है उसके लिए। यहाँ पर पेमेंट फ़ी की बात कर ले दोस्तों, तो पोस्ट वाइज अलग अलग पेमेंट फ़ी दिया गया है। यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर का जो है एग्जामिनेशन फ़ी 2300 है और प्रोसेसिंग फ़ी 500 है, यानी कि मान लीजिए तो आपको 2800 रुपया एग्जामिनेशन फॉर्म देना होगा। ये है असिस्टेंट कमिश्नर के लिए। इसी तरह आएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा लैब अटेंडेंट 17 नंबर पर। लैब अटेंडेंट के लिए यहाँ पर 1200 प्लस 500 1700 रुपये लगेगा पेमेंट। ठीक है, ये है जनरल और ओबीसी के लिए, यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। बाकी जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं यहाँ पर सिमिलर पोस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर, जो बता रहे थे कि अगर एनबीएस और केबीएस में दोनों भरते हैं तो आपको किसी भी सिंगल पोस्ट के लिए पे करना पड़ेगा। अगर यदि कैंडिडेट जो है जैसे कि नो एग्जामिनेशन फी रिक्वायर्ड फॉर द पेड ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग SC ST PWD एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में जो आते हैं उनको एग्जामिनेशन फ़ी नहीं देना है, केवल और केवल प्रोसेसिंग फ़ी देना है। यानी SC ST और एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट होते हैं उनको यहाँ पर मात्र 500 रुपये पेमेंट देना है एग्जामिनेशन का। ठीक है, बाकी सारी बातें हो ही गया है। रजिस्ट्रेशन का डेट यहाँ पर 14 नवंबर से हो गया था शुरू, लास्ट था 4 नवंबर, लेकिन ये 4 नवंबर नहीं रहा, अब ये बढ़ गया है। आप ये सर्च करके भी देख सकते हैं कि रिक्रूटमेंट 2025 के लिए जो एक्सटेंड हो गया है यहाँ पर केबीएस और एनबीएस लैब अटेंडेंट के लिए दिसंबर 11 तक। और इसका एग्ज़ाम डेट भी दिया गया है दोस्तों यहाँ पर कि तो लास्ट डेट एप्लीकेशन का एक्सटेंड करके 11 तक, और एग्ज़ाम डेट जैसे कि निकाला गया है कि 10 जनवरी को या 11 जनवरी के बीच में आपको लिया जाएगा। ठीक है, 26 में। तो बाकी ऑल ऑफ द बेस्ट, जो लोग अप्लीकेबल हैं वो लोग फॉर्म भरिए, एग्ज़ाम दीजिए। बाकी अगर